नमस्कार, स्टडी फॉर एग्जामिनेशंस में आपका स्वागत है। मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जैसे मेरे 590 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे वैसे ही मैं दूसरी वीडियो डाल दूंगा, और आज मेरे 593 भी हो गए हैं, तो ये वीडियो आपको हम अपलोड करने जा रहे हैं। ठीक है, जो अगली वीडियो आएगी, चूँकि 593 सब्सक्राइबर हैं, जो मैंने कहा था कि 10 सब्सक्राइबर पूरे होने पर दूसरी वीडियो आएगी, तो आपकी जो दूसरी वीडियो आएगी प्लस 10 सब्सक्राइबर होने पर, यानी ये 603, यानी हम इसको ले लेते हैं सीधे 605। ठीक है, 605 सब्सक्राइबर जैसे ही पूरे होंगे दूसरी वीडियो आपकी पब्लिक कर दी जाएगी। वो अपलोड हो चुकी है, लेकिन वो आपकी कब पब्लिक की जाएगी? जब आपके 605 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा इधर उधर ना भागते हुए हम सीधे आते हैं टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो किस पर होगी? मौलिक अधिकारों पर। मौलिक अधिकारों को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं। चलिए, पहली चीज़, ये कहाँ से? भाग 3। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है मौलिक अधिकार किस भाग के अंतर्गत आता है? तो भाग 3 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य। मौलिक अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य। ये कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिकी संविधान से लिया गया है। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका का अधिकार पत्र कहते हैं उसको, है ना। अगर हम मौलिक अधिकारों की बात करें तो अधिकारों का इसे हमें, हाँ एक सेकंड, इसे क्या कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा। ठीक है, चूंकि हम इसको उत्तर प्रदेश जीआईसी के पर्पज से पढ़ रहे हैं, इसलिए सिर्फ इतना जानना ज़रूरी नहीं, यहाँ पर इसको भी जानना पड़ेगा मैग्ना कार्टा क्या है। ठीक है, मौलिक अधिकारों को क्या कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा क्या है? ये मौलिक अधिकारों या अधिकारों से संबंधित विश्व का पहला लिखित प्रपत्र था। ठीक है, जो आपका मैग्ना कार्टा था वो अधिकारों से संबंधित विश्व का पहला लिखित प्रपत्र था। ये कहाँ जारी किया गया था? ये जारी किया गया था ब्रिटेन में। ठीक है, लगभग 1205 या 1215, हाँ 1215 में। किसके द्वारा? किंग जॉन के द्वारा, किंग जॉन प्रथम के द्वारा। ठीक है, तो आपको ये भी जानना पड़ेगा ये कहाँ से? ब्रिटेन के। हाँ, देख लीजिए, मौलिक अधिकारों का जो हमारे संविधान में वर्णन है वो भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य किया गया है। आपको भाग के बारे में पढ़ना हो तो भाग और अनुसूचियों के बारे में आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। संविधान का अध्ययन करने से पहले भाग और अनुसूची आपको रटी होनी चाहिए। उसके लिए हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप नीचे जाइएगा तो लिंक दे देंगे, भाग और शेड्यूल से रिलेटेड जो वीडियो बनी हुई है उसका हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, और आई बटन पर भी आपका वीडियोस को दे देंगे। ठीक है, तो आप आराम से उसको देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक, भारत के संविधान में कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियाँ हैं, कौन कौन से भाग किससे किससे संबंधित हैं, और किस किस भाग के अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं, कितनी अनुसूचियाँ हैं, पहले कितनी अनुसूचियाँ थी, बाद में कितनी अनुसूचियाँ ऐड की गई हैं, कब कब कौन सी अनुसूची ऐड की गई है। ठीक है, तो इन सबको आपको जानना बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम के पर्पज़ से, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका जीआईसी हो। क्योंकि वनडे एग्ज़ाम में भी काम में आता है, तो जीआईसी में तो आपको रटा होना चाहिए वो चीज़। ठीक है,
हाँ तो हाँ देख लेते हैं मौलिक अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 अमेरिकी संविधान से लिया गया है। ठीक है, ठीक, इसको क्या कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा। चूंकि मैग्ना कार्टा इसलिए कहा जाता है, मैग्ना कार्टा क्या था? ये 1215 में किंग जॉन द्वारा ब्रिटेन के लोगों को पहली बार अधिकारों से संबंधित विश्व का पहला लिखित प्रपत्र जारी किया गया था। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए, तो हाँ फिर से एक बार सुन लीजिएगा। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये मैं लक्ष्मीकांत, ये जो आपकी लक्ष्मीकांत है, लक्ष्मीकांत छठा संस्करण, इसी का सार संक्षेप है एक तरह से। ठीक है, मैं कहीं और से कोई तथ्य नहीं ला रहा हूँ, जो इसमें दिया गया है बस मैं उसी को एक्सप्लेन करूँगा और कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ठीक, हाँ मौलिक अधिकारों जो लक्ष्मीकांत में दिया गया सबसे पहला, इनका जो प्रावधान है, इनके प्रावधानों का जो मुख्य उद्देश्य है, इसका मुख्य उद्देश्य है कानून, है ना, हाँ कानून की सरकार बनाना, कानून की सरकार बनाना। क्वेश्चन आ सकता है कि मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है, और ऑप्शन आपके रहेंगे तो उसमें एक ऑप्शन रहेगा कानून की सरकार बनाना। तो मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? कानून की सरकार बनाना। उसके बाद क्या कहते हैं ये? हाँ, कानून की सरकार बनाना, ना कि व्यक्तियों की। इसको एक बार समझ लीजिएगा। कानून की सरकार से मतलब है कि सरकार जो भी करेगी, सरकार में एक कोई इंसान ही आएगा, लेकिन वहाँ पर चलेगी किसकी? कानून की चलेगी, जो संविधान में लिखा हुआ है, ना कि किसी के जो सत्ता में बैठा हुआ है उसके हिसाब से सरकार चलेगी। ठीक है, सरकार किसके हिसाब से चलेगी? कानून के हिसाब से, जो कानून में लिखित रूप में दिया गया है। इसीलिए कहा गया व्यक्तियों की नहीं, यानी जो सत्ता में बैठता है उसकी सरकार नहीं चलेगी। सरकार किसकी चलेगी? कानून की। आपको जो भी क्रियाकलाप करने हैं, जो भी योजनाएं लानी है, जो भी कुछ भी करना है, किसके अंडर तहत करना है? कानून के दायरे में रहते हुए करना है। ठीक है, तो इसका मतलब समझ लीजिएगा, मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? कानून की सरकार बनाना है, ना कि व्यक्तियों की। और इसका मतलब भी आप समझ गए होंगे कि आपकी जो कुछ भी करना होगा वो कानून के दायरे में रहकर करना होगा। चलिए, अब मौलिक अधिकारों के बारे में हम थोड़ा बहुत जान चुके हैं। अब जानते हैं हमारे जो संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन है वो किस प्रकार है। मूलतः इसमें 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, जिनमें से एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है। कौन सा था वो? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। 42वें संविधान संशोधन 1976 में क्या किया गया? संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को हटाकर इसे क्या किया गया? मौलिक अधिकार से क्या कर बना दिया गया? कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 300 का के तहत। ठीक है, देख लीजिए। मूलतः इसमें 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें से एक मौलिक अधिकार आपका संपत्ति का अधिकार था, जिसको क्या किया गया है? 42वें संविधान संशोधन 1976, जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ तो 42वां संविधान संशोधन था, सॉरी 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। 1976 की जगह 78 हो जाएगा। हाँ,
मूलतः 7 मौलिक अधिकार थे, जिनमें से 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संविधान के अधिकार को संपत्ति के अधिकार को हटाकर, मौलिक अधिकार से हटाकर क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 300 का के तहत। ठीक है, जब हम 300 का देखेंगे तो ये कहाँ आ जाएगा, भाग 12 में। ठीक है, और पहले मैं फिर से बताना चाहूँगा, भाग और अनुसूचियाँ आपको रटी होनी चाहिए। अगर आपको नहीं याद है तो आप चले जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, और आई बटन पर जाएंगे तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा इससे रिलेटेड वीडियोस। अनुसूचियों और भाग से रिलेटेड संबंधित वीडियो जितनी भी होंगी आपको आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में दे दी जाएंगी, आप उस पर जाके उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, भाग 12 में अनुच्छेद 300 का के तहत संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो अब कितने अधिकार बचे हैं वर्तमान में? छह मौलिक अधिकार बचे हैं। कौन कौन से? पहला है समता का अधिकार, समता या समानता कह लीजिए। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है, इधर देख लीजिए, समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के मध्य है। ठीक है, अनुच्छेद 14 शुरू होता है, अनुच्छेद 18 तक रहता है। स्वतंत्रता का अधिकार आपका अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक है। उसके बाद आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये आपका अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। ठीक है, चौथा है आपका शिक्षा संबंधी, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। चौथा है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका वर्णन आपका अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 के बीच मिलता है। पांचवा आ जाता है आपका संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, इसका वर्णन मिलता है आपको अनुच्छेद 29 और 30। अब आते हैं हम लोग 5 हो गया, 1 2 3 4 5। जो आपका छठा है इस समय, वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, अब आप देखेंगे अनुच्छेद 30 के बाद सीधे 32 आ गया है, यानी अनुच्छेद 31 पे क्या था, आपका संपत्ति का अधिकार था। इसी संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया है, 44वें संशोधन में, 44वां संशोधन 1976। ठीक है, ये सन भी आपको याद होना चाहिए, कौन सा संशोधन किस सन में हुआ। 44वां संविधान संशोधन 1976 में इसको क्या किया गया, हटा दिया गया और क्या बना दिया गया, इसे कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार किस अनुच्छेद के तहत, किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत। ये किसके हैं, भाग 12। ये किसके अंतर्गत आता है, भाग 12 के अंतर्गत।
ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं मौलिक अधिकार शुरू होता है आपका अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। हम बात कर रहे हैं सीधे 14 शुरू करते हैं, यानी अभी कौन कौन से गायब है। अनुच्छेद 12 गायब है, अनुच्छेद 13 गायब है, होते करते 32 तक आते हैं, फिर अनुच्छेद 14 गायब है और फिर अनुच्छेद 35 गायब है। यानी स्टार्टिंग के 2 नहीं है और आखिरी के 2 नहीं है। इन पर भी हम चर्चा करेंगे। चलिए मैं फिर से कह रहा हूँ, संविधान को पढ़ने से पहले भाग और अनुसूचियाँ आपको रटा होना चाहिए, और उसके लिए जो वीडियो दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, और आप आई बटन पे जाकर भी देख सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं हम अनुच्छेद 12 पर। अनुच्छेद 12 में क्या किया गया है, राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। ठीक है। यानी मौलिक अधिकारों में जिस जिस जगह पर भी राज्य शब्द आएगा वो किन किन अर्थों में उसका प्रयोग होगा उसको परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 12 के अंतर्गत। ठीक है। उसके बाद बताया गया है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया है, संसद अगर कोई कानून बनाती है और कोई ऐसा कानून बनाती है जिससे मौलिक अधिकारों का हनन होता है या उनका अल्पीकरण होता है, अल्पीकरण यानी उसका हनन या उसमें कहीं कटौती की जाती है, तो अल्पीकरण से संबंधित है ना। अल्पीकरण विधि शून्य घोषित कर दी जाएगी। ठीक है। हाँ, अनुच्छेद 13 में क्या गया है, अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया है कि संसद द्वारा बनाई गई कोई भी विधि यदि मौलिक अधिकारों का हनन करेगी या इन पर कहीं ना कहीं कटौती करेगी तो संसद और सुप्रीम कोर्ट द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उसे क्या कर दिया जाएगा, शून्य घोषित कर दिया जाएगा। यानी यहाँ से ये पता चलता है, इसका कहने का इनडायरेक्टली मतलब ये है कि ये जो मौलिक अधिकार है ये क्या है, न्यायिक समीक्षा हेतु, न्यायिक समीक्षा या इसी को न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन है ना, पुनरावलोकन कहते हैं ये। यानी मौलिक अधिकार क्या है, न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन के योग्य हैं। इनको क्या किया जा सकता है, आप लेकर अदालत जा सकते हो। यहीं से पता चलता है कि मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं। इनके लिए आप कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक है। ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, सीधे सीधे मैं क्या कर रहा हूँ, आप जो आपका लक्ष्मीकांत में बताया गया है उसी को मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, जो एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। लक्ष्मीकांत पुस्तक से जो भी आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं किसी भी एग्जाम में जीआईसी को लेकर, है ना। जीआईसी को मैं ज़्यादा तवज्जो दे रहा हूँ। जीआईसी के साथ साथ किसी भी एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं मैं बस उन्हीं तथ्यों को उठा रहा हूँ, है ना। अब हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों की विशेषताएं। वैसे तो मौलिक अधिकारों की बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन जो मुख्य हैं, जो आपके जानने योग्य हैं, सिर्फ मैं उन्हीं पर चर्चा करूंगा। मौलिक अधिकारों की विशेषताएं, चलिए देखते हैं कौन कौन सी विशेषता है। सबसे पहली विशेषता ये है, ये असीमित नहीं है लेकिन वाद योग्य हैं। ये असीमित नहीं है
लेकिन वाद योग्य हैं। इसका क्या मतलब हुआ? मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, यानी आप मौलिक अधिकार को लेकर कुछ भी नहीं कर सकते हो। जहाँ से अगले की स्वतंत्रता बाधित होती है वहीं से आपकी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। ठीक है, ये असीमित नहीं है लेकिन वाद योग्य हैं। वाद योग्य क्या है? अगर आपके अधिकारों का हनन राज्य सरकार या कोई भी करता है तो आप उसके लिए कहाँ जा सकते हो? कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, दूसरा क्या पॉइंट है? सरकार के एक पक्षीय निर्णय के विरुद्ध, सरकार के एक पक्षीय निर्णय के विरुद्ध। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सरकार यदि कोई कानून बनाती है और जिसमें दो पक्ष हैं, ठीक है, अगर वो किसी एक की तरफ ज़्यादा झुकाव रखती है और दूसरे की तरफ से थोड़ा दूर हटती है, या किसी पर्टिकुलर पर्सन या किसी भी समुदाय की तरफ उसका झुकाव होता है, या एक तरफ आप क्या कह सकते हैं, एक के साथ वो अच्छा व्यवहार कर रहा है, दूसरे के साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, या उसका झुकाव किसी एक पर्टिकुलर की तरफ है, तो यहाँ सरकार के एक पक्षी होने का मतलब क्या हुआ? वो किसी एक तरफ अगर झुकाव कर रहा है अपनी वोटिंग के लिए, अपनी किसी भी उसके लिए, तो वो क्या होगा? एक पक्षी निर्णय के विरुद्ध है। यानी सरकार में कौन जाता है? कोई ना कोई चुन के जाता है, वो अपना मनमानी ना कर सके, इसके लिए क्या किया गया? मौलिक अधिकारों को हमारे पास हमको दिया गया है। तो ये क्या कर रहा है? सरकार के एक पक्षी निर्णय के विरुद्ध है। यदि आपके विरुद्ध कोई निर्णय सरकार लेती है तो आप क्या करते हैं? सीधे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? न्यायिक समीक्षा करती है, जिसे हम न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है और कैसे हो, क्या क्या प्रक्रिया है इसकी। ठीक है, फिलहाल अभी हम सिर्फ ये समझते हैं सरकार के एक पक्षी निर्णय का मतलब सीधा सीधा ही हो गया, यदि सरकार किसी एक की तरफ झुकाव रखती है, दूसरे की तरफ झुकाव नहीं रखती है, या किसी एक के पक्ष में जाती है और दूसरे के पक्ष में नहीं रहती है, या एक तरह से उस समान सरकार क्या करी? समान व्यवहार नहीं कर रही है ना, वो क्या करी? वो थोड़ा इधर या तो खिसक जा रही है या तो इधर खिसक जा रही है। तो इससे क्या हो जाएगा कि आप क्या कर सकते हैं? यदि आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है ये स्थायी नहीं है। ये स्थायी नहीं से क्या मतलब है? यानी सरकार इसमें संशोधन कर सकती है। संसद, सरकार से मतलब यहाँ पर संसद से है, संसद इसमें संशोधन कर सकती है, लेकिन वो संशोधन कैसा हो? केशवानंद भारती ने कहा था ढांचागत आपका कुछ नहीं होना चाहिए ना, ढांचागत सिद्धांत जो भी दिया गया था, ये स्थायी नहीं है। यदि संसद इसमें कोई संशोधन करती है और बाकायदा नियम के अनुसार करती है, सभी नियमों के अनुसार करती है, तो आपके मौलिक अधिकारों को कम किया जा सकता है। जैसे हम देखते हैं कि जो आपका 7वां मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, उसे संसद ने क्या किया? हटा के उसे आपका कानूनी अधिकार बना दिया है ना। तो इसको स्थायी नहीं बताया जा सकता है, इसको संसद हटा भी सकती है, फिर ला भी सकती है। ठीक है, हाँ, राष्ट्रीय आपातकाल में इन्हें आपातकाल में इन्हें निलंबित किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ के अनुच्छेद 20-21 के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे जब हम स्वतंत्रता संबंधी अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आपके जानने के लिए यही इतना है मौलिक अधिकारों की विशेषताएं। अब आ जाते हैं, 2 अनुच्छेद आपके बचे थे, 32 तक बात हुई थी, अनुच्छेद 33 बचा था, अनुच्छेद 34 बचा था, अनुच्छेद 35 बचा था। चलिए इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, और ये भी इसकी विशेषता के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं अनुच्छेद 34 क्या कहता है, अनुच्छेद 33 क्या कहता है। अनुच्छेद 33 कहता है
सशस्त्र बलों, गुप्तचर संस्थाओं आदि के क्रियान्वयन पर संसद प्रतिबंध आरोपित कर सकती है। ठीक है, जो सशस्त्र बल हैं आपके या कोई आपकी जासूसी यानी गुप्तचर संस्था है, उनके लिए मौलिक अधिकारों को हटाया जा सकता है। ठीक है, उनके अपने मौलिक अधिकार होंगे भी नहीं भी होंगे, संसद निर्धारित करेगी इस पर। ठीक है, इस पर संसद क्या कर सकती है, प्रतिबंध आरोपित कर सकती है। और वो सशस्त्र बल या गुप्तचर संस्था इसके लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। उसके ये क्या कह रहा है, अनुच्छेद 33 कह रहा है। ठीक, अनुच्छेद 34 क्या कहेगा, अनुच्छेद 34 देख लेते हैं। अनुच्छेद 34 में कहा गया है जहां फौजी कानून लागू होगा वहां मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन रोका जा सकता है। जहां भी फौजी कानून लागू होगा वहां पर, अनुच्छेद 34 कह रहा है जहां भी फौजी कानून लागू होगा वहां पर मौलिक अधिकारों का हनन या मौलिक अधिकारों को क्रियान्वयन को रोका जा सकता है। इसमें आप इसके लिए आप कहाँ नहीं जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। अब हम आते हैं अनुच्छेद 35 पर, ध्यान से सुनते रहिएगा। अनुच्छेद 35 पे आते हैं। अनुच्छेद 35 में कहा गया है इसके प्रावधान यानी मौलिक अधिकारों के प्रावधान को प्रभावी करने की शक्ति संसद के पास है। ठीक है, यानी मौलिक अधिकारों को प्रभावी करने की शक्ति यानी उसमें कटौती या उसमें संशोधन करने की शक्ति सिर्फ किसके पास है, सिर्फ संसद के पास है। तो एक बार देख लीजिए इसको, मौलिक अधिकारों की विशेषताएं क्या है, सीमित नहीं, वाद योग्य हैं, ये सब आप लोग समझ चुके हैं। सरकार के एक पक्षीय निर्णय के विरुद्ध स्थायी नहीं है, राष्ट्रीय आपातकाल में इन्हें निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 35 आपका। ठीक है, ये सब हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक बार देख लेते हैं। पहला है आपका समता या समानता। ठीक है, समानता का अधिकार। ये कहाँ कहाँ है, पहला है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता ही आती है आपके अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। फिर धर्म, मूल, वंश, जाति आदि के आधार पर, जन्म, मूल, वंश, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव निषेध। ठीक है, अभी हम इसको सब शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, अभी हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। भेदभाव निषेध अनुच्छेद 15। उसके बाद आपका आ जाता है अवसर की समानता। ठीक है, अनुच्छेद 16। ये सब आपको रटे होने चाहिए। फिर उसके बाद हम बात करते हैं अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता यानी छुआछूत। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17। और उसके बाद आता है उपाधियों का अंत। यह आता है आपका अनुच्छेद 18 के अंतर्गत, है ना। अब हम पहले इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेंगे, उसके बाद हम अगली वीडियो में बाकी की चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए।
अब मौलिक अधिकारों के अंतर्गत किसकी चर्चा करेंगे? समता का, समता या समानता का अधिकार। पहला है अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष या विधियों के समान संरक्षण। ठीक है, विधियों के समक्ष समानता तथा विधियों के समान संरक्षण। ठीक, इसमें दो चीज़ें आई हैं। पहला आया है विधि के समक्ष समानता, दूसरा आया विधियों के समान संरक्षण। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? ये विधि के समक्ष समानता देता है और विधियों के समान संरक्षण भी देता है। जो विधि के समक्ष समानता है ये हमें कहाँ से मिलता है? ब्रिटिश से। ठीक है, ये हमें ब्रिटेन से प्राप्त होता है, ब्रिटिश मूल से। और इसका कहाँ से प्राप्त होता है? हमें अमेरिका से, अमेरिकी मूल से। ठीक है, ये नकारात्मक प्रवृत्ति के हैं, ये सकारात्मक प्रवृत्ति के हैं। ठीक है, इसको समझ लीजिए। विधि के समक्ष समानता का मतलब होता है कानून के ऊपर कोई नहीं है। ठीक है, विधि के समक्ष समानता यानी विधि के सामने सभी बराबर हैं, चाहे वो अंधा हो, लूला हो, कैसा भी हो, बराबर है। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। ये नकारात्मक क्यों है? क्योंकि ये राज्य के अधिकारों को सीमित कर देता है ना, राज्य के अधिकारों को सीमित कर देता है। जो चीज़ विधि में या आपकी संविधान में लिख दी गई है उसके इतर गवर्नमेंट या सरकार में जो भी सत्ता में ऊपर है वो अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकता। उसको जो करना होगा विधि के अंतर्गत करना होगा। ठीक है, तो ये क्या करता है? सरकार या जो भी सरकार में बैठता है उसके अधिकारों को सीमित कर देता है। इसीलिए इसको क्या माना गया है? नकारात्मक माना गया है। ये क्या है? विधियों के समान संरक्षण, यानी ये अमेरिका से लिया गया। ये सकारात्मक है। सकारात्मक इसलिए है क्योंकि इसमें मानवों को, मानव हेतु विशेष सुविधाएं, मानवों को, जो मानव आपके ह्यूमन बीइंग्स हैं उनको, बीइंग्स, हाँ, अमेरिकी संविधान सकारात्मक है क्योंकि ये सभी मानवों को समान, उनके एक तरह से विशेष सुविधाएं प्राप्त करता है। मान लीजिए कोई आपका बहुत ज़्यादा जैसे विकलांग है और दूसरा आपका बिल्कुल सही है, तो क्या होगा? इसको थोड़ी सी छूट दे दी जाएगी और दोनों को बराबर करने की कोशिश की जाएगी। तो इसमें क्या किया जाता है? इसमें व्यक्तियों को विशेष स्थान दिया जाता है, इसलिए इसको सकारात्मक माना गया है। फिर एक नोट आता है, ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ मैं आपको फिर से बता दूँ, ये मैं आपको सारी चीज़ें एक तरह से आपको लक्ष्मीकांत, भारतीय राज्य व्यवस्था जो लक्ष्मीकांत जी की पुस्तक है उसका एक सार संक्षेप में बता रहा हूँ। ठीक है, अब उसके बाद तुरंत एक जिक्र आता है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट कहता है जहाँ समान और अलग में अलग अलग व्यवहार हो, जहाँ समान और अलग में अलग अलग व्यवहार हो, सॉरी, जहाँ समान और असमान, ठीक है, जहाँ समान और असमान में अलग अलग व्यवहार होता है वहाँ अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता है। ठीक है, जैसे समान और असमान का मतलब समझ रहे हैं, आरक्षण वगैरह जो आपके होते हैं वहाँ पर आपका क्या होगा? अनुच्छेद 14 लागू नहीं होगा। अब देखिए हम लोग आते हैं फिर उसी में विधि के शासन से संबंधित एबी डायसी, विधि के शासन से संबंधित एक कथन एबी डायसी ने कहा है,
विधि के समक्ष समानता का विचार जो है, विधि के समक्ष समानता का विचार विधि के शासन के सिद्धांत का मूल तत्व है। ये कथन आपका एबी डायसी जी कहते हैं और ये जीआईसी में पूछा जा सकता है, इसलिए इस कथन को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इतना लंबा कथन मैं लिखूंगा नहीं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। विधि के शासन के अंतर्गत क्या कह रहे हैं वो, विधि के समक्ष समानता का जो विचार है, विधि के समक्ष समानता जो भारत में लिया गया है, विधि के समक्ष समानता का विचार विधि के शासन के सिद्धांत का मूल तत्व है। ठीक है, इस संबंध में डायसी जी की तीन अवधारणाएं हैं। पहली अवधारणा है इच्छाधीन शक्तियों की अनुपस्थिति। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। इच्छाधीन शक्ति, ठीक है, तीन चीजें, इच्छाधीन शक्ति की अनुपस्थिति, दूसरा है विधि के समक्ष समानता अति आवश्यक, तीसरा है आपका वैयक्तिक अधिकारों की प्रमुखता। ठीक, वो क्या कहते हैं, विधि के शासन में ये तीन चीजें क्या होती हैं, ये तीन चीजें या ये तीन अवधारणाएं उसमें शामिल होती हैं। इसमें से दो अवधारणाएं जो हैं, ये जो विधि के समक्ष समानता है, इसमें दो चीजें भारत में पाई जाती हैं। ये क्या करती हैं, भारत के संविधान में पाई जाती हैं। क्या है, इच्छाधीन शक्ति की अनुपस्थिति, यानी जो सरकार में या सत्ता में है वो उसकी जो इच्छा होगी वो नहीं कर सकता है, वो वही कर सकता है जो हमारे संविधान कहता है। ठीक है, इसलिए इच्छाधीन शक्तियों की अनुपस्थिति ये भारत का संविधान में है। दूसरा है विधि के समक्ष समानता अति आवश्यक, विधि के समक्ष समानता। ठीक है, यानी विधि के समक्ष सभी समान है, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो किसी भी सत्ता किसी भी पद को धारण करता हो, वो क्या है, विधि के समक्ष समान है। ठीक है, कानून सबके लिए बराबर है। फिर आता है वैयक्तिक अधिकारों की प्रमुखता। यहाँ पर हमारे संविधान में संविधान की प्रमुखता है। ठीक है, हमारे यहाँ सब कुछ क्या है, संविधान, सारे अधिकार कौन दे रहा है, संविधान दे रहा है, जिसमें क्या कर रहा है, वैयक्तिक अधिकारों की प्रमुखता। यहाँ पर सारे अधिकार कैसे हैं, वैयक्तिक हैं, है ना, व्यक्तियों द्वारा निर्धारित किए जा रहे हैं। लेकिन भारत में क्या है, ये अधिकार कौन देता है हमें, ये अधिकार हमें संविधान देता है। तो ये तीसरा वाला क्या हो रहा है, इसमें हमारे संविधान में अप्लाई नहीं हो रहा है। तो एबी डायसी के जो तीन कथन है, जो तीन अवधारणाएं, तीनों अवधारणाओं में से ये दो अवधारणाएं भारत में लागू होती हैं और ये वाली अवधारणा भारत में लागू नहीं होती है। ठीक है, ये चीज़ फिर से देख लीजिए। फिर इसी के संबंध में, अनुच्छेद 14 के संबंध में फिर से सुप्रीम कोर्ट एक कथन कहता है, वो भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अनुच्छेद 14 के अंतर्गत उल्लिखित विधि का शासन ही संविधान का मूलभूत तत्व है। फिर से सुन लीजिए, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत जो लिखा गया विधि का शासन है वही संविधान का मूलभूत तत्व है। ठीक है, ये हमारा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। अब फिर देख लेते हैं, इतना सब कुछ हमने इसके बारे में आदर्श सारे पढ़ लिए। फिर हमारे मन में प्रश्न उठता है, जब सब कुछ समान है तो इतनी असमानता क्यों फैली हुई है। तो अब हम देख लेते हैं, इसके कुछ अपवाद दिए गए हैं। ठीक है, अपवाद कौन कौन से अपवाद हैं देखिएगा। पहला है अनुच्छेद 361, ये अनुच्छेद 361, अनुच्छेद 361 ये राष्ट्रपति और राज्यपाल
को जो विशेष प्रावधान दिए गए हैं, जो विशेष सुविधाएं दी गई हैं, एक तरह से विशेष छूट दी गई है, उससे संबंधित है, वहाँ पर आपका अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता है। ठीक है, ये हम आपको जब राज्यपाल और राष्ट्रपति को पढ़ाएंगे तो इसमें बहुत अच्छे से आपको डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, फिर आता है आपका अनुच्छेद 361 का। अनुच्छेद 361 का ये बात करता है संसद और विधानमंडल के दोनों सदनों के, ठीक है, कि दोनों सदनों के संबंध में जो विशेष प्रावधान है उनकी बात करता है। फिर तीसरा आता है, ये सब अपवाद के रूप में, इन सब अनुच्छेदों को याद कर लीजिएगा। अनुच्छेद 14 के अपवाद कौन से अनुच्छेद है? अनुच्छेद 361, अनुच्छेद 361 का। अनुच्छेद 361 में क्या बात की गई? राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेष अधिकार दिए गए, विशेष उनको सुविधाएं दी गई हैं जो कि उनको विधि के समक्ष समानता से इतर घोषित करती हैं। ठीक है, उनके लिए कुछ विशेष सुविधाएं दी गई हैं संविधान द्वारा। अनुच्छेद 361 का के तहत संसद और विधानमंडल के सदस्यों को भी दी गई हैं कुछ सुविधाएं। ठीक है, फिर अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 105 ये किससे संबंधित था? संसद और उसकी समिति से, संसद और संसद की समितियों से संबंधित है। इसमें भी उनको कुछ विशेष प्रावधान, कुछ विशेष उपबंध दिए गए हैं, कुछ विशेष सुविधाएं दी गई हैं, कुछ विशेष छूट दी गई हैं, उनसे संबंधित है अनुच्छेद 105। इसके बारे में भी हम अच्छे से चर्चा करेंगे जब हम संसद के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है अनुच्छेद 194, फिर आता है अनुच्छेद 194। ये कहता है विधानमंडल और उसकी समिति। ठीक है, अनुच्छेद 105 संसद और समिति कह रहा है, अनुच्छेद 194 विधानमंडल और उसकी समिति के बारे में बता रहा है। फिर आता है अनुच्छेद 31 गा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा बॉक्स के अंदर बंद कर दूं। अब आता है अनुच्छेद 31 गा। अनुच्छेद 31 गा के बारे में देख लीजिए, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट फिर कुछ कह रहा है, इसको देख लीजिएगा। इसको मैं लिखूंगा नहीं। अनुच्छेद 31 गा क्या है? अनुच्छेद 14 का एक तरह से अपवाद है। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट कहता है जहाँ पर अनुच्छेद 31 गा लागू होता है वहीं से अनुच्छेद 14 चला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा ये कथन किसका है कि जहाँ से अनुच्छेद 31 गा लागू होता है या आता है वहाँ से अनुच्छेद 14 चला जाता है? तो ये किसका कथन है? सुप्रीम कोर्ट का कथन है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं अनुच्छेद 15 पर। ये समता और समानता से रिलेटेड अधिकार हो गए। अनुच्छेद 14 था ये। इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें 2 वर्ड आए हैं, केवल, देख लीजिएगा एक बार, केवल धर्म मूल वंश जाति, धर्म मूल वंश जाति लिंग जन्म स्थान, धर्म वंश लिंग जाति जन्म स्थान, धर्म मूल वंश, धर्म इसमें मूल भी है। ठीक है, मूल यहाँ पर आता है, धर्म मूल वंश लिंग जाति और जन्म स्थान 1 2 3 4 5 6। हाँ ठीक है, ठीक है, के आधार पर
आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग निषेध भी कह सकते हैं। इसमें दो शब्द है, एक आया है केवल और दूसरा आया है नहीं किया जाएगा, है ना, एक तरह से। पहला है केवल, दूसरा है भेदभाव। यानी अनुच्छेद 15 कहता है केवल धर्म, वंश, धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान, इसके अलावा किसी आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। ठीक है, इसीलिए केवल लगा है। केवल ये बता देता है कि धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति और जन्म स्थान के आधार पर ही भेदभाव नहीं होगा, बाकी के आधार पर किया जा सकता है। दूसरा है भेदभाव। भेदभाव का सीधा मतलब होता है इन सब के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसका सिर्फ इतना ही मतलब हुआ। अब अनुच्छेद 15 के हम अपवाद देख लेते हैं। अब हम रोज के जीवन में देखते हैं कि भेदभाव निषेध, लेकिन भेदभाव हो रहे हैं। अब कहाँ कहाँ भेदभाव नहीं होगा? बच्चों और महिलाओं। ठीक है, बच्चों और महिलाओं। दूसरा है SC, ST, OBC। इनको हम लोग कहते हैं, एक तरह से एक शब्द है आपका, सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़े लोग। सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग। ठीक है, और तीसरा होता है आपका आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। ठीक है, जो अपवाद है पहला बच्चों और महिलाओं। ठीक है, महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था, जैसे महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण दे दिया जाता है, और बच्चों के लिए क्या कर दिया गया है आपका निःशुल्क शिक्षा। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या किया गया है, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। तो ये क्या है, एक तरह से विशेष व्यवस्था दी गई है दोनों लोगों को। SC, ST, OBC को क्या किया जाता है, इनको कहीं ना कहीं एक दूसरे के मतलब लोगों के बराबर आने के लिए इनको मतलब गवर्नमेंट तरह तरह से इनको क्या करती है, आरक्षण देती है, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है। ठीक है, तो ये किसके लिए है, भेदभाव निषेध, यानी ये उसके अपवाद हैं। ये कहीं ना कहीं एक तरह से भेदभाव से है की ओर झुका हुआ है ना। इससे लगता है कि कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है, लेकिन असलियत इससे थोड़ा इतर है ना। दूर से देखने में लगता है कि भेदभाव हो रहा है, लेकिन ये क्या किया गया है, इसके अपवाद माने गए हैं। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिएगा। इसके जस्ट बाद थोड़ा लक्ष्मीकांत जी अन्य पिछड़ा वर्ग के बारे में बताते हैं। जो OBC है आपका, ये आपका क्या हुआ था, 93वां संविधान संशोधन 93वां संविधान संशोधन 2005 द्वारा क्या किया गया, इसको संविधान में शामिल कर दिया गया। ठीक है, इसमें क्या किया गया, 27% सीटें आरक्षित कर दी गई, किसके लिए, OBC के लिए। ठीक है, 27% सीटें आरक्षित कर दी गई 93वें संविधान संशोधन 2005 के द्वारा। फिर आता है EWS। ठीक है, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग। ये एक संविधान संशोधन 103वां संविधान संशोधन था। (2019)
ठीक है। इसमें क्या किया गया, 10% आरक्षण दिया गया। इसमें कौन कौन आते हैं, ऐसे लोग जो SC ST OBC में के तहत वो नहीं करते हैं, वो 10% आरक्षण के अंतर्गत आते हैं, जिन्होंने SC ST और OBC कोटे में आरक्षण नहीं लिया है। वैसे गरीब लोग किस में आएंगे, 10% आरक्षण में आएंगे। और ये जो आरक्षण होगा ये इन आरक्षणों से इधर होगा, यानी 27% प्लस जो आपका बचता है SC ST का, उनको छोड़ के जो आपको 50% अलग सीटें बचती हैं, इन्हीं में 10% किसका होगा, EWS का होगा। ठीक है, तो ये प्रावधान किए गए हैं। चलिए अब थोड़ा अगला पढ़ते हैं। अनुच्छेद 14 हो गया, अनुच्छेद 15 हो गया। अब अनुच्छेद 16 देखते हैं, लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता। ठीक है, ये आता है हमारा अनुच्छेद 16 के अंतर्गत। अब इसमें वही है, लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी हर किसी को अवसर में जो भी लोक नियोजन में अवसर मिलेंगे सबको समान रूप से उसमें प्रतिभाग करने का मौका दिया जाएगा, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे जो हो। ठीक है, अब इसके अपवाद हम देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा समझने वाला कुछ नहीं है, सीधे इसके अपवाद पर हम आते हैं। अपवाद इसका क्या है, संसद विशेष रोजगार हेतु निवास की शर्त आरोपित कर सकती है। संसद विशेष रोजगार हेतु आवास या निवास की शर्त आरोपित कर सकती है, लेकिन ये इस समय सिर्फ कहाँ पर अप्लाई हो रहा है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। ठीक है, ये चीज़ याद रख लीजिएगा। ये जो विशेष है, ये जो अपवाद है इसका, लोक नियोजन में अवसर की समानता का, इसका अपवाद है संसद विशेष रोजगार हेतु निवास की शर्त को आरोपित कर सकता है, लेकिन ये इस समय केवल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अप्लाई हो रहा है। बाकी भारत के किसी भी राज्य या किसी भी यूनियन टेरिटरी में ये चीज़ अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अपवाद में कौन कौन से होंगे, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये क्वेश्चन आ सकता है कि अनुच्छेद 16 का अपवाद कौन कौन से दो राज्य हैं, अनुच्छेद 16 के अपवाद कौन कौन से दो राज्य हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। किस आधार पर, कि संसद विशेष रोजगार हेतु निवास की शर्त आरोपित कर सकती है। ये किस आधार पर रखी है, निवास की शर्त पर। ठीक है, ये शर्त रख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए सिर्फ आंध्र प्रदेश या तेलंगाना के लोग ही इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अन्य स्टेट के लोग एलिजिबल नहीं हैं, तो इसके लिए आप कोर्ट कचहरी नहीं जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इतनी सारी बातें हुई, फिर इसके बाद जस्ट बात चलती है ओबीसी से रिलेटेड। बात ओबीसी से रिलेटेड है, तो पहला पिछड़ा आयोग जो था, पिछड़ा आयोग पहला पिछड़ा आयोग कालेलकर आयोग के नाम से। ठीक है, इसके कालेलकर पहला पिछड़ा आयोग कौन का क्या नाम था, कालेलकर आयोग। ठीक है, पहले पिछड़ा आयोग के लिए क्या बना, कालेलकर आयोग बनाया गया था। ये गठित हुआ 1953 में, और इसने अपनी रिपोर्ट दी 1955 में। ठीक है, याद कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है पहला पिछड़ा आयोग कब गठित किया गया, तो पहला पिछड़ा आयोग गठित किया हो गया 1953 में। इसने अपनी रिपोर्ट कब दी, 1955 में दी। पहले पिछड़े आयोग का क्या नाम था, कालेलकर आयोग। या पूछा जा सकता है कालेलकर आयोग किससे संबंधित है, तो पहले ये पिछड़ा आयोग से संबंधित है। ठीक है, दूसरा पिछड़ा आयोग कब बना, या उसका क्या नाम था, दूसरा जो पिछड़ा आयोग था वो था मंडल आयोग। मंडल आयोग
दूसरा पिछड़ा आयोग आपका कौन सा था? मंडल आयोग। ये 1979 में गठित होता है और ये अपनी रिपोर्ट देता है 1980 में। ठीक है। फिर एक और आ जाता है रामनंदन समिति। रामनंदन समिति किससे संबंधित है? तो ये क्रीमी लेयर, जब ओबीसी के लिए मान लिया गया कि ओबीसी आरक्षण होगा तो उसके बाद एक दूसरा आयोग गठित किया गया, रामनंदन समिति। ठीक है। तो उसने क्या किया? क्रीमी लेयर के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो ये रामनंदन समिति किससे संबंधित है? क्रीमी लेयर से संबंधित है। ठीक है। ओबीसी के क्रीमी लेयर से संबंधित है। लक्ष्मीकांत जी ने इसको ठीक से डिस्क्राइब किया हुआ है, लेकिन वो हमारे काम का नहीं है, इसलिए हम उसको उस पर ज़्यादा गौर नहीं करते हैं। उसके बाद आता है अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। अस्पृश्यता का अंत, जाहिर सी बात है, छुआछूत का अंत कर दिया गया अनुच्छेद 17 के दौरान। ठीक है। अनुच्छेद 17 से क्या किया गया? ये मौलिक अधिकार बना दिए गया और अस्पृश्यता को क्या किया गया? निषेध कर दिया गया। अब हम बात करते हैं उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18। इस संबंध में 4 प्रावधान है। पहला है राज्य द्वारा सेवा, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। उपाधियों का अनुच्छेद 18 के अंतर्गत क्या कहा गया है? 4 प्रावधान दिए गए। पहला है राज्य द्वारा सेना और विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। फिर से सुन लीजिएगा, सेना और विद्या संबंधी, विद्या यानी नॉलेज, जैसे आपको कोई डिग्री दी जाती है। ठीक है। तो इन सब के अलावा आपके पास कोई उपाधि कोई नहीं देगा। दूसरा कहा गया है भारत के नागरिक विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि नहीं प्राप्त करेंगे। भारत का जो नागरिक होगा वो किसी भी विदेश से कोई भी उपाधि नहीं प्राप्त करेगा। तीसरा आता है विदेशियों के लिए है। ठीक है। कोई विदेशी जो राज्य के अधीन यानी भारत राज्य के अधीन किसी लाभ या विश्वास के पद पर धारण करता है, विश्वास का पद धारण करता है, तो उसे विदेशी राज्यों से कोई भी उपाधि लेने से पहले राष्ट्रपति की सहमति अति आवश्यक है। ठीक है। चौथा जो है वो कह रहा है भारत राज्याधीन यानी भारत के राज्य के अधीन लाभ या विश्वास पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति यदि किसी विदेशी राज्य से कोई भेंट उपलब्ध या पद धारण करना चाहता है तो उसे राष्ट्रपति की सहमति लेनी होगी। ठीक है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा, उसके बाद इन्होंने बात कर ली है पद्म विभूषण की। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ठीक। पहले तो इसको कोर्ट ने कह दिया कि कोई उपाधि नहीं है। ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसको सुप्रीम कोर्ट ने किस वाद में उचित ठहराया था, उस वाद का नाम याद कर लीजिए। वो था बालाजी राघवन बनाम बालाजी राघवन बनाम भारत संघ। 1996। ठीक है। तो बालाजी राघवन बनाम भारत संघ वाद किससे संबंधित है? पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कह दिया कि हाँ ये
कोई उपाधि नहीं है, यानी इसको दिया जा सकता है। ठीक है, इन पुरस्कारों की स्थापना कब हुई, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लीजिए। इन पुरस्कारों की स्थापना कब हुई, 1956 में। ठीक है, 1954 में, सॉरी, इनकी स्थापना 1954 में हुई। 1977 में इसे मोरारजी देसाई सरकार जी, मोरारजी देसाई सरकार द्वारा इसे क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। लेकिन 1980, हाँ, 1980 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा पुनः इसे प्रारंभ कर दिया गया। ठीक है, इसकी स्थापना 1954 में हुई। 1977 तक ये लगातार दिया जा रहा था। मोरारजी देसाई सरकार ने 1977 में इसको बंद कर दिया। 1977, 78 और 79, 80 में ये सरकार नहीं चल रही थी। 1980 में क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने इसको पुनः प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो एक बार फिर देख लेते हैं। मोरारजी देसाई की बात आई है तो मोरारजी देसाई इनकी सरकार जनता पार्टी की सरकार थी। जनता पार्टी की सरकार थी। ये क्या थी, पहली स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। ठीक है, मोरारजी देसाई जी की सरकार जो थी, जनता पार्टी, किस पार्टी से थी, वो जनता पार्टी से थी। और ये पहली स्वतंत्र भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। ठीक है, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। हमने फिर से एक बार बता देते हैं, अभी जब हम वीडियो बना रहे हैं तो हमारे पास 593 सब्सक्राइबर हैं, +10 का मैंने कहा था, तो ये हो जाएगा लगभग 603। अब उसको राउंड फिगर में सीधे करके देखते हैं, 605। अब अगली वीडियो तब हम अपलोड करेंगे। अगली वीडियो लगभग अपलोड हो जाएगी जब तक आपके पास ये वीडियो जाएगी, इसी के साथ दूसरी वीडियो पे अपलोड हो जाएगी। लेकिन वो पब्लिक तब की जाएगी जब उसमें 605 सब्सक्राइबर के ऊपर पहुंच जाएंगे। वैसे ही आपकी क्या हो जाएगी, दूसरी वीडियो मौलिक अधिकारों से रिलेटेड दूसरी वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ जो अच्छा लगे, जो ना समझ में आए और जो भी आपको कमी लगे, कमेंट सेक्शन में जाकर आराम से कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको ना समझ में आए, जो पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। कोई अपनी तरफ से सलाह देना चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में जाकर दे सकते हैं। कुछ आप नया पढ़ना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस और जीएस से रिलेटेड किसी एग्ज़ाम विशेष के उसमें, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मुझसे हो पाएगा तो मैं उसको शुरू कर दूँगा। ठीक है, आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जीएस पढ़ना चाहते हैं या पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहते हैं, उस एग्ज़ाम का नाम लिख के कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उस पर वीडियो स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।